अगर किसी आम आदमी की महीने की सैलरी 25,000 रुपया है और अगर वो इलॉन मस्क जितना पैसा कमाना चाहता है तो उसे 8 मिलियन साल तक लगातार काम करना पड़ेगा। और जैसे जैसे इस वीडियो का हर सेकंड गुजरता है इलॉन मस्क सिर्फ 5.5 मिनट में $1 मिलियन कमा चुके होते हैं, यानी करीब 10 करोड़ रुपया। लेकिन इलॉन के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वे दुनिया के इतिहास के सबसे अमीर शख्स नहीं है। इतिहास में कुछ ऐसे भी अमीर लोग थे जिनके दौलत के सामने इलॉन का दौलत कुछ भी नहीं है। इलॉन मस्क उसके सामने एक गरीब इंसान है। तो चलो देखते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई कहानी। चलो शुरू करते हैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों की बात। 80 के दशक के बिलियनियर से पाब्लो एस्कोबार, जो कोलंबिया का एक ड्रग लॉर्ड था। 1980s के दशक में पाब्लो का कुकिंग का बिजनेस जबरदस्त था। वो हर हफ्ते लगभग $420 मिलियन कमाता था। कागजों के मुताबिक उसकी नेटवर्थ करीब $80 बिलियन थी, लेकिन असलियत में यह सच नहीं था। उसके पास इतना पैसा था कि बैंक भी संभाल नहीं पाता था। वो पैसों को गिनता नहीं था बल्कि तोलता था। उसका ज्यादातर पैसा अंडरग्राउंड बंकर्स में, दीवारों के अंदर और गोदाम के अंदर छुपा होता था। इतनी दौलत थी कि हर साल चूहे की वजह से 1 से 2 बिलियन नोट ऐसे ही नष्ट हो जाता था। इतना ही नहीं, पैसों के बंडल को बांधने के लिए हर महीना $2,500 यानी करीब 2,25,000 रुपया सिर्फ रबर बैंड खरीदने में खर्च हो जाते थे। उसकी दौलत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक बार उसकी बेटी को बहुत ठंडी लग रही थी तो उसे गर्म रखने के लिए उसने $2 बिलियन कैश जला दिया। लेकिन फिर भी पाब्लो एस्कोबार इतिहास का सबसे अमीर शख्स नहीं है। साल था 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी खत्म ही हुआ था। सैनिक अपने अपने देश लौट रहे थे और अमेरिका में विक्ट्री सेलिब्रेशन मनाया जा रहा था। दूसरी तरफ वॉर के कारण बेरोजगारी का स्तर चरम पर पहुंच गया है। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है। लेकिन इस तबाही के बीच छुपा हुआ उस वक्त का सबसे अमीर आदमी जोसेफ स्टालिन, सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट नेता। स्टालिन को देखकर लगेगा जैसे कि वो एक आम इंसान हो। उसके पास कोई बैंक खाता नहीं, कोई बचत नहीं, बस सादा कपड़ा पहने हुए एक हुक्का पाइप और कुछ किताबें, यही उसकी निजी सामान थी। लेकिन फिर भी स्टालिन को इतिहास का सबसे अमीर लोगों में माना जाता है क्योंकि उसे किसी बचत की जरूरत ही नहीं थी। असल में वो पूरा देश का ही मालिक था। उसकी ताकत पर कोई सवाल उठाना मुमकिन नहीं था। यहाँ तक कि उसके खिलाफ थोड़ी सी मजाक करने पर भी किसी को लेबर कैंप भेज दिया जाता था। असल में वो पैसों को कंट्रोल करता था। सिर्फ उसकी एक सिग्नेचर से एक आम किसान फैक्ट्री डायरेक्टर बन जाता था, गरीब सैनिक जनरल बन जाता था और उसकी पार्टी का वफादार सदस्य एक राजमहल पाता था। फिर उसकी एक सिग्नेचर से सब कुछ छीन भी लिया जा सकता था, उसे इतिहास से मिटा भी दिया जा सकता था। उसके राज्य में चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, उसका भविष्य हमेशा स्टालिन पर ही निर्भर करता था। अब सोचो, अगर तुम गूगल, अमेज़न, टेस्ला जैसे बड़े कंपनी के मालिक नहीं हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो उसके प्रोडक्ट, सर्विस, रिसोर्सेज को अपने मन मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हो और अगर देने से इनकार कर दे तो उसका ओनरशिप भी रद्द करवा सकते हो। यही है स्टालिन। पूरा सिस्टम उसके कंट्रोल में था। लोग उससे इतना डरते थे कि जब एक स्ट्रोक के कारण कोई मर गया तो उसके कर्मचारी लगभग 12 घंटे तक डॉक्टर को बुलाने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि सभी डर रहे थे कि अगर स्टालिन जाग जाए तो बिना सरकारी आदेश के काम करने के लिए उन्हें मौत की सजा भी दिया जा सकता था। हालांकि अखबार में वो एक आम आदमी जैसा दिखता था, लेकिन आज के हिसाब से उसकी नेटवर्थ करीब $10 ट्रिलियन होगी। अब जानते हैं अगले बिलियनियर के बारे में। 1999 में एडोल्फ हिटलर एक बेघर आदमी था। उसका सपना था कि वो बड़ा होकर एक कलाकार बने, इसलिए वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए वियना चला गया। यहाँ उसने कुछ पैसे कमाने के लिए पोस्टकार्ड और पेंटिंग बेचना शुरू किया। बाद में उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया था। यहीं से उसकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। लेकिन जब 1923 में हिटलर ने सरकार को हटाने की कोशिश की, जिसके कारण उसे 9 महीने की जेल हुई और वो जेल में बैठकर एक किताब लिखता है, मेन कैफ। जेल से रिहा होने के बाद उसकी लिखी हुई किताब की बिक्री थोड़ी मोड़ी होती थी, लेकिन 1933 में सत्ता में आने के बाद उसकी किताब हर जगह फैल गई। इस किताब को खरीदने के लिए नाजी सरकार लोगों को मजबूर कर देती थी। उसी साल लगभग 10 मिलियन कॉपी बिकी। हिटलर की एक और पैसिव इनकम थी, इमेज कॉपीराइट। वो हर एक पोस्टेज स्टैम्प के बिक्री से पैसे कमा सकता था। यहाँ तक कि उसने अपने भाषणों को भी कॉपीराइट कर दिया था। जब अखबार और रेडियो में उसकी खबर आती तो वो उससे भी पैसे कमा लेता था। और उस समय जर्मनी में उसके अखबार के अलावा किसी और का अखबार नहीं चलता था। वैसे भी हिटलर बहुत ज्यादा टैक्स वसूलता था। लोग ये तक नहीं जान पाते थे कि असल में वो किस चीज
पर टैक्स वसूल रहा है। लेकिन हिटलर की सबसे बड़ी अर्निंग उसके सपोर्टर्स के डोनेशन से होती थी। ज्यादातर अमीर लोग हिटलर को बहुत कीमती लग्जरी सामान गिफ्ट करते थे, जिसकी कीमत लगभग $5 बिलियन से भी अधिक थी। लेकिन असली पैसा उसे मिलिट्री पावर से मिलता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू से लेकर मौत तक ज्यादातर यूरोप हिटलर के नियंत्रण में था और इन देशों से वे बहुत कीमती सामान चुरा कर ले जाता था। इसलिए वर्तमान कीमतों के हिसाब से उसकी नेटवर्थ करीब $3 ट्रिलियन थी। चलिए और भी इतिहास में चलते हैं। 1980s के आखिरी दिनों में तेल का महत्व बहुत ज्यादा था। सब कुछ तेल से चलता था। लैंप जलाना हो या फैक्ट्री का काम, तेल की जरूरत बेमिसाल थी। अब सोचिए कि एक आदमी पूरे देश का 90% तेल को अकेला कंट्रोल करता था। ना कोई देश, ना कोई कंपनी, सिर्फ एक ही आदमी। वो आदमी था जॉन डी रॉकफेलर। अब सोचिए कि आज की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी सऊदी अमराको, जिसकी कीमत लगभग $2 ट्रिलियन थी, लेकिन फिर भी पूरे देश का 55% तेल को कंट्रोल करता था। अब सोचिए रॉकफेलर कितना अमीर था। 1870s में उसने स्टैनफोर्ड ऑयल कंपनी बनाई थी, लेकिन 1911 में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने उस कंपनी की इलीगल मोनोपोली डिक्लेयर कर दिया और उसे 34 कंपनीज में डिवाइड कर दिया। लेकिन इस फैसले से रॉकफेलर की किस्मत और भी बदल गई। नई बनी कंपनी में उसका हिस्सा था और जैसे जैसे इन कंपनियों के शेयर की कीमत बढ़ी, वो पहले से भी ज्यादा अमीर हो गया। 1913 में उसके पास इतना पैसा हो गया था कि पूरा अमेरिका का जीडीपी का 3% हिस्सा अकेला होल्ड करता था। मतलब हर आदमी का हर $100 में से $3 टैक्स के तौर पर उसका था। उस वक्त के कीमतों के हिसाब से उसकी संपत्ति लगभग 400 से 600 बिलियन डॉलर के बीच थी। 1500 के दशक में एक आदमी पूरे भारत पर राज करता था, लेकिन उसका साम्राज्य इतना अमीर था कि दुनिया के कुल दौलत 1/4 उसका था। ये थे सम्राट अकबर। लेकिन सम्राट अकबर ने यह दौलत अपने पूर्वजों से नहीं पाई थी। उसने एक स्मार्ट सिस्टम बनाया था। वो बहुत समझदारी से टैक्स वसूलता था, ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करता था, उपजाऊ जमीन और किसानों का बढ़िया से ध्यान रखता था। इसी वजह से उसे सोना, चांदी और मसाले खूब आते थे। टेक्सटाइल का मतलब था उसका जबरदस्त खजाना। उसके शासन के दौरान मुगल साम्राज्य दुनिया की आर्थिक स्थिति का लगभग 25% जीडीपी अकेला बनाया था। आज उसकी कीमत लगभग $28 ट्रिलियन है। इतना अमीर था कि आज के अरबपति उसके आसपास भी नहीं पहुंच सकते। जैसे आज के अरबपति कंपनी को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही सम्राट अकबर जमीन, लोग, व्यापार, सोना और रिसोर्सेज को कंट्रोल करते थे। यही उसका असली ताकत था। चलिए इतिहास में और गहराई में चलते हैं। 1324 में एक आदमी माली से 9600 किलोमीटर का सफर तय कर हज के लिए मक्का की तरफ निकलता है। लेकिन इस सफर में वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक बड़ा काफिला था, लगभग 60,000 लोगों का एक काफिला, जिनमें से 12,000 गुलाम थे, जिनके हाथों में सोने से भरे डब्बे थे। इनके अलावा उनके साथ 8 ऊंट था, जिनमें से 5 में सोने का पाउडर लदा हुआ था। ये सारे सोने सिर्फ जातक के लिए थे, यानी दान करने के लिए। लगभग 20,000 किलो सोना सिर्फ दान करने के लिए थे। उसका यात्रा में उसे जहाँ भी गरीब दिखता वहाँ सोना बांट देता। साथ ही फ्राइडे के दिन जहाँ भी उसका काफिला रुकता वहाँ मस्जिद बनाता। उसका सफर इतना खास था। सोना दान करने के वजह से खासकर मिस्र की आर्थिक स्थिति लगभग 10 सालों तक प्रभावित हुई। ज्यादा सोना दान करने की वजह से दुनिया के मार्केट की कीमतों में जबरदस्त बदलाव आ गया था। बिल्कुल वैसा ही जैसे इलोन मस्क का ट्वीट मार्केट बदल सकता है। मानसा मूसी जब किसी शहर से गुजरते थे तब उस शहर का मार्केट बदल जाता था। मानसा मूसी अफ्रीका के माली साम्राज्य के राजा थे। उसके पास बहुत ज्यादा नमक और सोना था। लगभग दुनिया का 50% सोना का मालिक वो अकेले थे। इतिहास के किताबों के मुताबिक उसकी संपत्ति की कीमत करीब $400 बिलियन थी, लेकिन कुछ इतिहासकारों के हिसाब से इसकी संपत्ति इससे कई गुना ज्यादा था। अगर हम 100 साल और पीछे जाए तो इतिहास का एक और सबसे अमीर इंसान मिलेगा, जंगेज खान। जंगेज खान की दौलत थोड़ी अलग किस्म की थी। जंगेज खान मुगल साम्राज्य का शासक था। उसने अपने शासन काल में दुनिया का लगभग 20% इलाकों पर कब्जा कर लिया था। जिन साम्राज्यों को भी वो जीता, उस साम्राज्य को वो पूरी तरीके से लूट लेता। और उस वक्त कोई बैंक सिस्टम तो नहीं था, ना कोई पर्सनल बैंक अकाउंट था। आज की तरह करेंसी बेस्ड नेट वर्थ नहीं थी। उस समय दौलत का माप जमीन, सोना और रिसोर्सेज से की जाती थी। उसकी अनुमानित संपत्ति लगभग $130 ट्रिलियन थी। लेकिन यहाँ एक गलतफहमी है। इतनी संपत्ति होने के बावजूद जंगेज खान के पास अपना खुद का कोई संपत्ति नहीं था, और यही उसकी ताकत पर सबसे बड़ा अहम पहलू था। लूटी हुई संपत्ति को खुद के पास रखने के बजाय वो अपने संपत्ति को सैनिकों और कमांडो में बांट देता था, ताकि
उसका वफादारी बने रहे। लेकिन हकीकत में चंगेज खान बहुत साधारण जिंदगी जीता था। वो बहुत साधारण कपड़े पहनता था, अपने सैनिकों के साथ खाना खाता था और उनके साथ तंबू में सोता था। लेकिन उसका नियंत्रित जमीन के आधार पर कहा जा सकता है कि शायद वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक था। चलो चलते समय में और पीछे, फर्स्ट सेंचुरी में। उस वक्त के लोग ये नहीं जानते थे कि वे इतिहास के कितने महत्वपूर्ण दौर में जी रहे हैं। उस समय अमेरिका में लोग शहर बना रहे थे, भारतीय लोग समुद्री रास्ते से सिल्क रोड के जरिए सामान ट्रेड कर रहे थे और चीनी लोग अभी अभी कागज के खोज कर रहे थे। लेकिन रोम का पहला सम्राट अगस्टस सीजर उस समय का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान था। कुछ साल पहले ही उसने मिस्र की रानी क्लियोपात्रा और मार्क एंथनी को लड़ाई में हराया था, पूरा मिस्र की संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया था और अब वे रोम का अर्थव्यवस्था का 20% कंट्रोल करता है। इसके अलावा पैसे कमाने के लिए वो एक क्रूर तरीका अपनाता है। कभी कभी वो अपने साम्राज्य के अमीर लोगों को मार देता था और उसके संपत्ति को कब्जा कर लेता था। साथ ही उसके आमदनी के बड़ा हिस्सा पर नियंत्रण, टैक्स वसूलना, निजी संपत्ति को कंट्रोल में ले लेना। इतिहासकारों के अनुसार आज के हिसाब से उसकी संपत्ति की कीमत करीब $5 ट्रिलियन होगी। तो यही थे अब तक के इतिहास के सबसे अमीर लोग, जिनके पास ना तो दौलत ना ही पैसे की कमी थी। वैसे जाते जाते कमेंट में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से सबसे अमीर इंसान कौन है। तब तक के लिए मिलते एक और न्यू वीडियो में।